अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कम्बिनेशन मिस्टेक के पार्ट 2 में अभी जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ये हमारे पास 5 किस्म के होते हैं, जैसे ये टाइम वाला है, रीज़न वाला है, कंसेशन है, ये इसे हम कंट्रास्ट भी बोलते हैं, कंडीशन होता है और फिर कंपैरिजन होता है। अच्छा, अब इनका मकसद क्या होता है? हमने उस दिन भी बात की थी सेंटेंस स्ट्रक्चर में कि जो हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है उससे पहले हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब ये डिफरेंट कंजंक्शन यूज़ और होते हैं, हम हल्का सा इनका यूज़ देखते हैं कि इनके बाद क्या यूज़ होता है। इनका ना डबल यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये है टाइम वाला, व्हेन या वाइल हैं, ये दो तरह से यूज़ होते हैं। ये अपने बाद यानी प्रीपोजिशन भी लेते हैं और अपने बाद क्लास भी लेते हैं। जब इनके बाद कोई क्लास लगेगी तो वो क्लास क्या बन जाएगी, हमारे पास कोई डिपेंडेंट क्लास बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है इसी चीज़ को हम डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ये भी याद रख लेना है कि जो हम एज है वो किसी पैरेलल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह से जो वाइल है किसी कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और जो व्हेन है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंप्लीशन ऑफ एक्शन हो। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल देखें, ये अब इन तीन यानी कंजंक्शन में से हम कौन सा यूज़ करेंगे कि डैश अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली ही वाज जो है ना एम्बलिंग अलोंग। अब देखो अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली, अब ये वाला जो पूरा का पूरा एक्शन है ये क्या है, कंटिन्यू है, कंप्लीट है या पैरेलल है? तो ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन है। जब ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन है तो इन तीन कंजंक्शन में से हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला वाइल वाला। तो इस तरह से यानी आपने ये कंजंक्शन करने हैं। नीचे भी बिल्कुल वही है। अब यहाँ पे देखो एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया, फिर व्हेन यूज़ कर दिया। अब देखो ये है कंसेशन कंजंक्शन जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो ये दो तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कंजंक्शन को हम जब ये कंजंक्शन के तौर पर यूज़ होगा तो इसके बाद हम क्लास लगाएंगे, और जब ये किसी प्रीपोजिशन के तौर पर यूज़ होगा तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, कोई फ्रेज़ यूज़ करेंगे। अब कौन कौन से यानी कंजंक्शन हमारे पास एज अ प्रेपोजिशन होते हैं, उसमें डिस्पाइट है, इन स्पाइट है, रिगार्डलेस ऑफ है, यही एमसीक्यूज आते हैं। आल्दो है, दो है, एज है, वाइल है, वेयर एज है, इनके बाद क्या लगेगी, क्लास लगेगी। अब इसका एमसीक्यूज किस तरह से आएगा या एरर किस तरह से आएगा, उन्होंने आल्दो लिखा होगा और उसके बाद कोई फ्रेज़ लगाया होगा तो वो मिस्टेक होगी। उन्होंने डिस्पाइट लिखा होगा और उसके बाद कोई फ्रेज़ लगाया होगा तो वो ठीक होगा। अगर डिस्पाइट के बाद वो कोई क्लास लगा देते हैं तो समझो वो मिस्टेक है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एग्जांपल है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ और आल्दो। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो रिगार्डलेस ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद कोई फ्रेज आना चाहिए, और जो आल्दो है ये क्या है हमारे पास, ये कंजंक्शन, इसके बाद कोई क्लास आनी चाहिए। अब इससे अगली वाली देखें, माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। अब देखो ये पूरा का पूरा इसमें कहीं आपको कोई वर्ब नज़र आ रहा है, वर्ब ही नहीं है जब किसी एक सेंटेंस में, तो समझो वो क्लास तो हो नहीं सकता। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, का पूरा एक फ्रेज़ है। अगर ये चीज़ फ्रेज़ है तो अब इसमें हम कौन सा टिक करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ को या आल्दो को? हमें पता आल्दो के बाद तो क्लास आनी चाहिए, इट मीन्स कि आल्दो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिगार्डलेस ऑफ। हमें पता है ये जो तीन चीज़ें हैं ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है और अपने बाद ये फ्रेज़ लेती हैं। तो इस तरह से यानी ये कंजंक्शन का यूज़ होता है या इस तरह से मिस्टेक आ सकती है। ये भी देख लें कि आल्दो के बाद क्लास आती है, हम पहले बात कर चुके हैं। आल्दो से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा, अलबत्ता दो या एज से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों आ सकता है। आल्दो हमेशा नहीं लगा सकते, मतलब आल्दो की फ्रंटिंग नहीं कर सकते, मतलब आल्दो से पहले कुछ नहीं लगा सकते। अलबत्ता दो है या एज है, इससे पहले हम एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा सकते हैं, इसके बाद तो फिर क्लास ही लगनी है ना एक लिहाज से, ठीक है ना। ये देखें वही लिखा हुआ है कि एज एडवर्ब दैट क्वालिटी नेक्स्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, वही चीज़ उसमें लिखी हुई है। अच्छा, इस तरह से फिर वही बात आ गई वाइल और वेयर एज वाली के आगे टाइम क्लास है, इसको आप छोड़ दें अभी। अच्छा, अगला जो हमारे पास वो कंपैरिजन का है। अब एज और देन जो है ये कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, यानी ये देखो ना सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की टाइप कौन सी है, कंपैरिजन वाली। अब वो जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो एज अ कंजंक्शन भी यूज़ होता है और एज अ प्रीपोजिशन भी यूज़ हो रहा होता है। जब वो एज अ कंजंक्शन यूज़ होगा उनमें एज और देन होगा, ये कंपैरिजन के लिए होता है, और प्रीपोजिशन के लिए हम लाइक यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि लाइक के बाद कोई फ्रेज आएगा, एज और देन के बाद कोई क्लास आएगी। जैसे दे लुक्ड अप एट हिम एज या लाइक पीपल लुक। अब देखो आगे क्लास आई हुई है तो पीछे हम एज को चूज़ करेंगे या लाइक को, साफ ज़रा एज को, क्योंकि एज के बाद क्या आनी है, क्लास आनी है। इस तरह से वही सेम एग्जांपल
अगला जो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो है जनाब कंडीशन वाला। ये जो आप कंडीशनल टेंस पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ने भी है, तो वो उस सेंस में है। ये जितने भी कंडीशन है, आपने अक्सर इफ़ वाला कंडीशनल टेंस सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन वो हो सकता है वो ये वाले कंजंक्शन यूज़ कर दे और आप वहाँ पे सोचें कि जनाब ये तो कंडीशनल बन ही नहीं सकता, और अक्सर इसी तरह से वो यूज़ करता है। वो इफ़ नहीं यूज़ करता, वो अनलेस यूज़ कर देता है। ऑन द कंडीशन, सपोज, सपोजिंग, इमेजिन, ठीक ना, प्रोवाइज्ड है, प्रोवाइडिंग, इन केस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, कंजंक्शन है। और ये कंडीशनल जो है ना कंजंक्शन है। इट मीन्स कि जब हमने कंडीशनल टेंस पढ़ने हैं उसमें ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ इफ़ हम यूज़ करें एज अ कंजंक्शन के तौर पर, इनमें से कोई भी एज अ कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हो सकता है और इनके बाद दैट लगेगा और आगे फिर जो है हमारे पास कोई क्लास होगी। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, अब जो प्रीपोजिशन है कंजंक्शन में, कंडीशनल में, वो ये है इन केस, अगर इसके बाद ऑफ लगा दें, इन द इवेंट, और उसके बाद अगर हम ऑफ लगा दें तो ये फिर प्रीपोजिशन बन जाएगा और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, कोई फ्रेज लगाएंगे। यहाँ पे रेपिटेशन मिस्टेक है, ये भी लिखा हुआ है कि रेपिटेशन जो है कंडीशन की वो रॉन्ग हो जाएगी, मतलब हम दो एक साथ नहीं लगा सकते इनमें से। ये देखें, सपोज और इफ़ अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन, तो हम इफ़ और सपोज दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। रेपिटेशन ये अभी हमने पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर हमारे यही है मिसलिनियस मिस्टेक में, हम वहाँ पे रिपीट किसी चीज़ को नहीं कर रहे होते। ये वो चीज़ लिखी हुई है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस और यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ। अब ये नीचे वाला जो है प्रीपोजिशन है, ऊपर वाला जो है कंजंक्शन है। इसके बाद आगे जो हमने देखना है ये एनीबॉडी कॉल्ड, ये हमारे पास क्लास लगी हुई है, तो प्रीपोजिशन के बाद तो हम क्लास नहीं लगाते। इट मीन्स कि हमने कंजंक्शन के साथ क्लास लगाई हो, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इस तरह से नीचे देखें, मेहमत सिंगिंग इट, अब ये क्या है, पूरा का पूरा सिंगिंग इट व्हाट, किसको सिंग कर रहा था वो हमें नहीं पता। अच्छा, तो इसलिए ये एक फ्रेज़ है, तो इससे पहले भी हमने क्या लगाया, इन द इवेंट ऑफ, यानी ये देखो ये वाली प्रीपोजिशन लगाई। सिंपल सी बात यह है कि कंजंक्शन के बाद क्लास लगेगी और प्रेपोजिशन के बाद फ्रेज लगेगी जब कोई भी हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो एज अ कंजंक्शन यूज़ होगा या फिर एज अ प्रेपोजिशन यूज़ होगा। ठीक है ना, वही बात लिखी हुई है फ्रेज और क्लास की। अच्छा, अब ये है कंजंक्शन ऑफ रीज़न। रीज़न में ये आ जाते हैं बिकॉज है, सिंस है, फॉर है और एज है। और प्रेपोजिशन में बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, सो एज, ड्यू टू, ओविंग टू। अब देखो ये जो ड्यू टू है, ये ओविंग टू है, ये भी प्रीपोजिशन है। इट मीन्स इनके बाद क्या लगेगी, कोई फ्रेज लगेगा, और इनके बाद क्या लगेगा, बिकॉज, सिंस, फॉर, एज, इनके बाद कोई ना कोई क्लास लगेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे नोट कर लें आप कि हमारे पास एज है या सेंस है, ये हमेशा किसी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होंगे। ठीक है ना, एज अ, यानी जब ये कंजंक्शन के तौर पर यूज़ होंगे, ये देखो ना एज अ कंजंक्शन। दूसरा जो फॉर होता है वो हमेशा सेकंड क्लास में लगेगा जब भी एज अ कंजंक्शन यूज़ होगा। एक और चीज़, हम सेंस और फार को टेंस के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं, जो हमारे पास परफेक्ट टेंस होते हैं, तो उसमें वो एक ही क्लास होती है। यहाँ पे हम दो क्लास की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सेंस और एज आएगा तो वो हमेशा स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा यानी फर्स्ट क्लास में, और जो फार है वो सेकंड क्लास में लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेंस या फार में से अब क्या आएगा, द बॉय वाज ऑब्जर्विंग टू मच पॉइजन, तो अब सेंस लगेगा, क्योंकि अभी हमने बात की अगर स्टार्ट ऑफ सेंटेंस होगा या फर्स्ट क्लास होगी तो हमने सेंस लगाना है, फार नहीं लगाना। फार को हमने कहाँ पे लगाना है, सेकंड क्लास में। इस तरह से एक रूल हमारे पास ड्यू टू और ओविंग टू का होता है, तो आपने याद रख लेना जो ड्यू टू है इसको हमने आफ्टर बी या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना, या मे बी आफ्टर मेन वर्ब, या जो हमारी मेन वर्ब होगी उसके बाद लगाना होता है किसको, ड्यू टू को। और जो ओविंग टू होता है ये अगेन किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। हमने कहा ड्यू टू किसके बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब या जो हमारी मेन वर्ब होगी उसके बाद लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, मैनी पीपल डाइड, ये क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ड्यू टू आना चाहिए। तो यहाँ पे अब ड्यू टू या ओविंग टू में से कौन सा लगेगा, ड्यू टू लगेगा। ओविंग टू कब लगेगा, स्टार्ट द सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हम किसको लगाएंगे, ओविंग टू को लगाएंगे।